प्यारे बच्चों, आप सभी अपने घरों में सकुशल होंगे, अच्छी प्रकार से होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। और जैसे कि इससे पहले वाली वीडियो में हम बातें कर रहे थे ठोसों के गुणों के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स, और मैंने आपको वहां पे बताया था कि ठोसों में दो प्रकार के गुणों का अध्ययन हमें इस अध्याय में करना है। एक प्रकार के जो गुण थे वो थे ठोसों में विद्युतीय गुण, जो मैंने आपको बताए। और विद्युतीय गुणों के आधार पर ठोस मैंने आपको तीन प्रकार के बताए: चालक, अचालक और अर्धचालक। अर्धचालकों में N और P प्रकार के अर्धचालक। ठोसों के जो विद्युतीय गुण होते हैं इनके बारे में हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम पढ़ना चाहेंगे ठोसों के चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉलिड्स। ठोसों के अंदर चुंबकीय गुणों का अध्ययन किस प्रकार से किया जाता है। प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोई भी ठोस चुंबकीय गुण प्रदर्शित कब करता है और क्यों करता है। ठोसों के अंदर अगर चुंबकीय गुण आता है तो इस चुंबकीय गुण का कारण होता है ठोसों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन। किसी भी पदार्थ के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करने के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, सभी प्रकार के ठोस चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। कुछ ठोस ऐसे होते हैं जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जो चुंबकीय गुण प्रदर्शित नहीं भी करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण का अर्थ क्या होता है। हम चुंबकीय गुण बात कर रहे हैं ठोसों के सापेक्ष, तो वे ठोस पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में, यदि चुंबक के प्रभाव में उस ठोस पदार्थ को रखा जाए और वो चुंबक की ओर आकर्षित हो, चुंबक की ओर वो चलना प्रारंभ हो, या चुंबक के प्रभाव में आने से उसमें कोई कंपन देखा जाए, तो ये गुण होता है चुंबकीय गुण। तो बहुत सारे ठोस ऐसे होते हैं जो चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बच्चों बताया कि ठोसों में जो चुंबकीय गुण होते हैं उनके लिए उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन इसके लिए कारक होते हैं। किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से गति कर सकता है या गति करता है। पहली जो गति होती है वो होती है नाभिक के चारों ओर उस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। कक्षीय गति ये आप जानते हैं, 11th में पढ़ चुके। ये कोई परमाणु और ये इसका नाभिक, तो इसके चारों ओर इस प्रकार से कुछ कक्षाएं बनी होती हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये गति कहलाती है उस इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति। कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन घूम रही है, और इलेक्ट्रॉन किसी भी कक्षा में दो प्रकार से घूम सकती है। या तो वो घूमती है क्लॉकवाइज, घड़ी की सुइयों की दिशा में, और या वो इलेक्ट्रॉन घूमती है एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज तो दो प्रकार की गति हो सकती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। वो अभी हम बात करेंगे। कक्षीय गति में इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और इस गति के कारण ही उस पदार्थ के अंदर
कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुंबकीय गुण आ सकता है। ये पहली गति होती है कक्षीय गति। इस प्रकार से दूसरी जो प्रकार की गति इलेक्ट्रॉन कर सकते हैं वो होती है अक्षीय गति, अपनी अक्ष पर रह करके घूमना। ये आपका नाभिक और ये यहां पर आपके कक्ष है और इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ही अक्ष पर, जैसे आपने देखा होगा आप लट्टू घुमाते हैं तो लट्टू जब घूमता है तो लट्टू अपनी ही अक्ष पर घूमता है, अपनी अक्ष पर लगातार वो चक्कर लगाता रहता है। तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही अक्ष पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दिशा में गति करता है तो उसके कारण भी उस परमाणु में चुंबकीय गुण आ सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की गति के कारण किसी भी पदार्थ के अंदर चुंबकीय गुण प्रदर्शित हो सकते हैं। और मैंने बताया आपको कि इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से यहाँ पर मोशन कर सकती है, एक उसकी कक्षीय गति होती है और एक वो अपनी अक्ष पर घूम सकती है। जैसा मैंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जब वो अपनी अक्ष पर घूमता है तो दो प्रकार से घूमता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज अगर वो घूमता है तो उसकी दिशा को प्रदर्शित करने के लिए ऐसे तीर के निशान को ऊपर की साइड लगाया जाता है, और जब वो इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूमता है तो इस तीर के निशान को नीचे की ओर लगाया जाता है। बच्चों आप जानते हैं जैसे हम किसी एक कक्षक के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर जब हम इलेक्ट्रॉनों का वितरण करते हैं तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन की दिशा ऊपर, दूसरे इलेक्ट्रॉन की दिशा नीचे की तरफ रहती है। तो जिसकी दिशा ऊपर की तरफ है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही होगी, और जिसकी दिशा नीचे को रहती है ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिशा में जब घूमते हैं तो हम उसको ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज और नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपके जो ठोस होते हैं, ठोसों के अंदर जो परमाणु होते हैं, ठोसों के परमाणु होते हैं, उन ठोसों के परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों की गति के चलते कहीं ना कहीं वो परमाणु आपके चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करते हैं, कहीं ना कहीं वो चुंबक की तरह व्यवहार करना प्रारंभ करते हैं। इसी कारण से ठोस चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बच्चों चुंबकीय गुणों के आधार पर आपके जो ठोस होंगे वो निम्न श्रेणी में डिवाइड किए जा सकते हैं। पहले अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय ठोस, अनुचुंबकीय ठोस। दूसरे प्रतिचुंबकीय ठोस, प्रतिचुंबकीय ठोस। थर्ड लोह चुंबकीय ठोस, लोह चुंबकीय ठोस। फोर्थ प्रति लोह चुंबकीय ठोस। और फिफ्थ होता है लघु या फेरी लोह चुंबकीय ठोस। इस प्रकार से इनको 5 भागों में विभाजित किया जा सकता है ठोसों को चुंबकीय गुणों के आधार पर। पहला अनुचुंबकीय ठोस, दूसरा प्रतिचुंबकीय ठोस, तीसरा लोह चुंबकीय ठोस, चौथा प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, और पांचवा लघु या फेरी लोह चुंबकीय ठोस। आप इनको इंग्लिश में भी नोट कर सकते हैं। पहला पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक।
पैरा मैग्नेटिक सॉलिड्स। सेकंड, आप इसको नोट करिए, डाई मैग्नेटिक सॉलिड्स। तीसरा है आपका लोह चुंबकीय ठोस, फेरोमैग्नेटिक फोर्थ है प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, एंटी फेरोमैग्नेटिक। और फिफ्थ को बोलते हैं फेरी मैग्नेटिक। इनको आप नोट कर लीजिए। अनुचुंबकीय ठोस पैरामैग्नेटिक, प्रतिचुंबकीय ठोस डाईमैग्नेटिक, लोह चुंबकीय ठोस फेरोमैग्नेटिक, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस एंटी फेरोमैग्नेटिक और लघु या फेरीलोह चुंबकीय ठोस फेरीमैग्नेटिक। इस प्रकार से ये ठोस चुंबकीय गुणों के आधार पर 5 भागों में डिवाइड किए जा सकते हैं। और बच्चों, अगर मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं, जैसा कि मैं बार बार बताता हूं, तो इसमें से कोई ना कोई डेफिनेशन, तो 2 डेफिनेशन या 3 डेफिनेशन एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर वर्ष आती। तो यहां से भी क्वेश्चन आने का आपका चांस रहेगा 2021 जो आपका बोर्ड एग्जाम होगा। तो इन 5 को आप कॉपी पे नोट कर लीजिए और अब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि ये किस प्रकार से व्यवहार करेंगे। इसलिए हम इनको उनके व्यवहार के आधार पर अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय, लघु या फेरी चुंबकीय, इन भागों में डिवाइड कर सक रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं, चलिए, अनुचुंबकीय ठोस। ये नाम या अनुचुंबकीय पदार्थ, ये नाम आपके लिए कोई नया नहीं है। इसको आपने बहुत सी बार देखा होगा, बहुत सी बार पढ़ा होगा। अनुचुंबकीय ठोस पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। कुछ बच्चे मुझे पिछली बार बोल रहे थे कि सर आपके नोट्स कहां से मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भेज सकते हैं और उस व्हाट्सएप के माध्यम से मैं आपको अपने नोट्स प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो व्हाट्सएप नंबर 7017125411, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप अगर मुझे कहेंगे तो मैं अपने नोट्स आपको भेजता रहूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, अनुचुंबकीय ठोस पैरामैग्नेटिक सॉलिड्स। कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर परिभाषा भी छोटी हमें जरूर लिखवाएं, तो इसकी एक परिभाषा आप छोटी सी लिख लीजिए। अनुचुंबकीय ठोस या पदार्थ, वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। वे पदार्थ या वे ठोस जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं। और उनका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। वे पदार्थ या वे ठोस जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, उन्हें अनुचुंबकीय ठोस कहते हैं और उनका यह गुण अनुचुंबकत्व कहलाता है। बच्चों, वे ठोस या वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित हो जाते हों, उन्हें हम, या ये कह लीजिए दुर्बल रूप से आकर्षित होते हों, उन्हें हम अनुचुंबकीय ठोस कहेंगे। और अनुचुंबकीय ठोस का चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षित होने का जो कारण होता है, वो होता है इनमें उपस्थित
अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। कोई भी ठोस अनुचुंबकीय ठोस क्यों होगा? क्योंकि उसके अंदर कहीं ना कहीं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जरूर होंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का मतलब आप जरूर समझते होंगे, आपने कक्षा 11 में अच्छी प्रकार पढ़ा होगा। अगर ये मैं एक यहां पर कक्षक ले लेता हूं तो इस कक्षक में आपको मैंने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन की दो स्थिति होती हैं, ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज और एक नीचे की तरफ एंटी क्लॉकवाइज। और आपको पता है कि किसी भी कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियमानुसार होता है, यह आपने 11वीं में पढ़ा है। तो बच्चों ये एक हमारे पास कक्षक है, इसमें अगर ये इलेक्ट्रॉन हमें ऐसे दिखती है या इसी के साथ ये दूसरा कक्षक है और इसमें हमें इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखती है, तो जो ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखता है, हालांकि आपको पता है एक कक्षक में दो इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में रह सकते हैं। एक की दिशा यदि ऊपर की साइड होगी तो दूसरी की दिशा नीचे की साइड होगी, एक कक्षक में वो ऐसे रह सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक कक्षक के अंदर केवल एक ही इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखता है जैसे इसमें दर्शाया गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपका कहलाता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और अगर आपके उस कक्षक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन पूरे भरे हैं जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दिशा में उपस्थित हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है इनकी युग्मित इलेक्ट्रॉन, दैट इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये हुआ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी ठोस के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर वहां पर उपस्थित है तो वो ठोस चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर आकर्षित होगा, उसके अंदर चुंबकीय गुण उपस्थित जरूर होगा। तो ऐसे जितने भी ठोस होंगे जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं वो चुंबक की ओर आकर्षित होंगे, और चुंबक की ओर आकर्षित होने के कारण उन ठोसों को बोला जाता है अनुचुंबकीय ठोस, और उनका यह गुण कहलाता है अनुचुंबकत्व। बच्चों मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूं, उससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि अनुचुंबकत्व कैसे आता है। एग्जाम्पल, आपने कॉपर, इसका नाम जरूर सुना होगा, प्रतीक इसका Cu, और आपको पता है इसका एटॉमिक नंबर 29 होता है। और आपको यह भी जरूर 11वीं क्लास में बताया होगा कि कॉपर आपका एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका लिखते हैं तो ये एक एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है, अपवाद होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब इसका हम करते हैं तो आपको पता है एक्सेप्शन, क्रोमियम 24 और कॉपर आपका 29। ये दोनों आपको जो कॉपर मैंने लिखा है ये आपको पता होना चाहिए। ये डी ब्लॉक का एक तत्व होता है, डी ब्लॉक के अंदर जो 3D सीरीज होती है उसका ये एक एलिमेंट है कॉपर, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 29। कॉपर दो प्रकार के आयनों को प्रदर्शित करती है। ये दो प्रकार के आयन कौन कौन से होते हैं? एक Cu+ और एक Cu2+। Cu+, Cu2+, ये ऐसे लिख देता हूं, Cu2+ और Cu+, क्यूप्रिक और क्यूप्रस, क्यूप्रिक क्यूप्रस, इसका क्यूप्रिक रूप है और इसका क्यूप्रस रूप है। तो बच्चों ये कॉपर 2+, अगर हम कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें जल्दी से तो क्या होता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, चलिए 4s1 और 3d9। और S2 3d9, इसको ऐसे कर सकते हैं, 1s2 2s2 अरेंजमेंट कर दें, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद 3d9 4s2।
ये 1s2 2s2 जी, ये इस प्रकार से होता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है एक्सेप्शन होता है, तो एक्सेप्शन में यहाँ एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है और यहाँ पर ये ऐसे बढ़ता है। अब आपका Cu, यदि 2+ की बात करें तो Cu2+ का मतलब बाहर के जो आपका कक्षा होती है, बाहर का जो आपका कक्षक होता है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करने होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाता है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 ये था। लेकिन हमें कितने इलेक्ट्रॉन कम करने होंगे? 2। तो इलेक्ट्रॉन यहां से कम हो जाती है, ये 0, और एक इलेक्ट्रॉन यहां से कम कर दीजिए तो 10 की जगह 9। तो कितना हो गया? 3d9। अगर 3d9 की बात करें, d है 3d9, तो d उपकोष में, d सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स, कितने कक्षक होते हैं? 5। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। चलिए, इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 9। और 9 इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़ते हैं? हुंड के नियमानुसार बढ़ते हैं। तो हुंड नियमानुसार पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में भरता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3d9 Cu2+ में आपका आया 3d9। और 3d9 में आप चेक कर रहे हैं कि यहां पर आपका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। ये सब युग्मित है, लेकिन ये एक इलेक्ट्रॉन कैसा है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां पर क्या होता है? वहां पर आपका कौन सा गुण आ जाता है? अनुचुंबकीय गुण, यानी कि वो चुंबक की ओर कहीं ना कहीं आकर्षित होगा। तो ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आने के कारण जो आपका Cu2+ है, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रखेगा और ये चुंबक की ओर आकर्षित होगा। चलिए, अब इसके क्यूप्रस फॉर्म में बात करते हैं। क्यूप्रस का भी एटॉमिक नंबर 29 ही होगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन कम करना होगा। चलिए 1s2 अरेंजमेंट से लिखते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। ये पहला कक्ष है, 2s2p दूसरा, 3s3p तीसरा और 4s चौथा। इस प्रकार से अरेंजमेंट करके हम लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये आपको 11वीं में बताया। अगर इसको आप नहीं समझ पा रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप भूल गए हो, तो मैंने आपको बताया था, इसको आप वापस डी ब्लॉक एलिमेंट से एक चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, वहां पर इसको आपको रिपीट कराया जाएगा। और उससे पहले भी मैंने आपसे वादा भी किया था कि एक सामान्य जो एक वीडियो है जिसमें आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी, वो वीडियो आपको जल्द दी जाएगी। तो ये इस प्रकार से हुआ। अब Cu के ऊपर आपको कितना पॉजिटिव चार्ज दिखता है? 1 पॉजिटिव चार्ज है। तो बच्चों, जब 1 पॉजिटिव चार्ज होता है तो हमें यहाँ पर 29 - 1 28 नहीं करना होता है, ये तरीका गलत होता है। हमें Cu हो, Cu+ हो या Cu2+ हो, सबके एटॉमिक नंबर 29 ही लेने हैं। और जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो पॉजिटिव चार्ज कब आता है? जब उस परमाणु के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर हैं, उतने इलेक्ट्रॉनों का उसने त्याग कर दिया हो। तो वो त्याग आपको बाह्यतम कक्ष से पीछे की ओर को कराना होता है। तो Cu के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज? 1 पॉजिटिव चार्ज है, वहां पर 2 पॉजिटिव चार्ज थे। तो 2 पॉजिटिव चार्ज में एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ 4s1 से घटाया था और इलेक्ट्रॉन 3d10 से माइनस करके 3d9 हो गया था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है बच्चों? इस बार हम देख रहे हैं एक ही पॉजिटिव चार्ज है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4s0, लेकिन 3d10 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, वो 3d10
3d10 यानी कि डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन्स फुलफिल हैं। अब डी है तो डी में आपके कितने कक्षक बनते हैं? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब हुंड नियम अनुसार वितरण करते हैं तो 1 2 3 4 5। चलिए 6th इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां आता है, 6 यानी कि 6 7 8 9 10। तो इस बार हम क्या देख पा रहे हैं? Cu प्लस क्यूप्रस कंडीशन में हमने क्या देखा? क्यूप्रस कंडीशन में जो आपका डी उपकोष है वो पूरा भरा हुआ है, उसमें प्रत्येक कक्षक में 2-2 इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में फुलफिल है। इसका मतलब यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है। ये सब के सब इलेक्ट्रॉन क्या हुए? आपके युग्मित इलेक्ट्रॉन हुए। और जब यही कहीं मैं आपको समझा देता हूं, इससे पहले Cu2 प्लस में आप क्या देख रहे थे? Cu2 प्लस में एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड था, अयुग्मित था। उस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण Cu2 प्लस कैसा गुण रखेगा? अनुचुंबकीय गुण रखेगा, पैरामैग्नेटिक वो आपका प्रॉपर्टीज प्रदर्शित करेगा। लेकिन जब आपके डी उपकोष Cu प्लस कंडीशन में, क्यूप्रस कंडीशन में आपके डी उपकोष पूर्णतः भरे हुए हैं, उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित या अनपेयर्ड नहीं है, टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड हैं, तब ये आपका अनुचुंबकीय गुण नहीं प्रदर्शित करेगा। इस गुण को बोला जाता है, जब सभी इलेक्ट्रॉन आपके पेयर्ड होते हैं, प्रतिचुंबकीय, डाइमैग्नेटिक। दोनों को आपको यही एक ही एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। जब किसी ठोस में या किसी पदार्थ में उसके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, तो वो ठोस आपका अनुचुंबकीय ठोस होता है, वो अनुचुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करता है। लेकिन जब किसी ठोस पदार्थ में या किसी पदार्थ में एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना हो, सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित मींस पेयर्ड हो, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वहां पर एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ना हो, तो फिर वो ठोस आपका प्रदर्शित करेगा प्रतिचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय डाइमैग्नेटिक। तो अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय दोनों के एग्जाम्पल आप इस एग्जाम्पल से दोनों को आप अच्छी प्रकार समझ सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, क्यूप्रिक और क्यूप्रस, कॉपर के दोनों रूपों में आप इसको देख सकते हैं। अगर आपको कोई अनुचुंबकीय ठोस का एक एग्जाम्पल पूछे तो Cu2 प्लस अनुचुंबकीय है, जबकि Cu के ऊपर यदि एक पॉजिटिव है, Cu पॉजिटिव, Cu प्लस, वो आपका अनुचुंबकीय नहीं होगा, वो आपका प्रतिचुंबकीय होगा। आपके सामने इसका कारण है क्यों होगा। जैसे कि मैंने बताया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना आवश्यक है अनुचुंबकीय के लिए, और प्रतिचुंबकीय अगर वो है तो क्यों है? क्योंकि उसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आपका अनपेयर्ड नहीं है। तो बच्चों, इन दोनों एग्जाम्पल से आप इन दोनों को अच्छी प्रकार से समझ लीजिए कि अनुचुंबकीय कौन होते हैं, प्रतिचुंबकीय कौन होते हैं। अनुचुंबकीय की परिभाषा मैंने आपको बताई, अब आप नोट करिए। प्रतिचुंबकीय ठोस वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में प्रतिकर्षित होते हैं, उन्हें प्रतिचुंबकीय ठोस कहते हैं। और जैसा बच्चों मैंने बताया, इन पदार्थों के परमाणुओं में सभी इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे? युग्मित होते हैं, जबकि इन पदार्थों में, अनुचुंबकीय पदार्थों में, कुछ इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होते हैं। यह आपको साफ दिखाई दे रहा होगा। तो इन पदार्थों में परमाणु अणु आयन जो इनके होते हैं, उनमें सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय गुण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देता है। ये देख रहे हैं बच्चों आप, ये आपका क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज
हर एक कक्षक के अंदर ऐसे ही दिखता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। तो क्या होगा, जो इसका चुंबकीय गुण होगा, इसका जो चुंबकीय गुण होगा, इसके चुंबकीय गुण को इसकी विपरीत दिशा में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इसके चुंबकीय गुण को निरस्त करने का कार्य कर देता है, जिससे इन ठोसों में प्रतिचुंबकत्व का गुण आ जाता है। जबकि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित होने के कारण वो प्रतिचुंबकत्व का गुण नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं अनुचुंबकत्व का गुण आ जाता है। तो सब के सब इलेक्ट्रॉन आपके युग्मित होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन जिसकी दिशा क्लॉकवाइज है, दूसरी की दिशा एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन जो आपका चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित करना चाह रहा होगा, उसको निरस्त करने का कार्य कौन करता है, जिसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज होती है। इसकी वजह से जो प्रतिचुंबकीय ठोस होता है वो चुंबकत्व का गुण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो बच्चों ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, मैंने आपको बताया। अनुचुंबकीय ठोस और प्रतिचुंबकीय ठोस, दोनों में आपको साफ अंतर दिखाई दे रहा होगा, और इनको आप अच्छी तरह नोट जरूर करें। चलिए इसके बाद थर्ड नंबर, लोह चुंबकीय ठोस। ये भी बहुत खास श्रेणी में आता है। लोह चुंबकीय ठोस, फेरोमैग्नेटिक, इसको आप नोट कर सकते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय अक्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, प्रबलता से आकर्षित होते हैं, उन्हें लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय अक्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लोह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है तथा उनका अलाइनमेंट, संरेखन एक दिशा में होता है, और चुंबकीय क्षेत्र हटा लेने पर भी ये चुंबकत्व का गुण दर्शाते हैं। तो बच्चों, लोह चुंबकीय ठोसों के बारे में आपको क्या बताया गया, ये ठोस चुंबकीय अक्षेत्र में, चुंबकीय अक्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं। जबकि अनुचुंबकीय ठोस, अनुचुंबकीय ठोसों में भी अनुचुंबकत्व का गुण है, वो भी आकर्षित होते हैं, लेकिन अनुचुंबकीय ठोस इतनी प्रबलता से आकर्षित नहीं होते जितनी प्रबलता से लोह चुंबकीय ठोस होते हैं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है कि जो आपके लोह चुंबकीय ठोस होते हैं, लोह चुंबकीय ठोसों में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो बहुत अधिक होती है, उनकी संख्या अधिक होती है। जबकि अनुचुंबकीय ठोसों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम पाई जाती है। किसकी अपेक्षा? लोह चुंबकीय ठोसों की अपेक्षा। तो इनमें जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे, बहुत अधिक होंगे, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये क्या होते हैं? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। और दूसरा आपको इसमें क्या बताया गया? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में होंगे और वो उनका अलाइनमेंट, उनका संरेखण एक ही दिशा में होता है। एक दिशा का मतलब या तो सभी क्लॉकवाइज, जैसे मैंने बताया था, ये ऊपर की साइड होता है तो क्लॉकवाइज होता है, या तो सब के सब क्लॉकवाइज ही होंगे, और या सब के सब एंटी क्लॉकवाइज ही होंगे। तो बच्चों, जब ऐसे ठोस जो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं वो लोह चुंबकीय ठोस होते हैं। तो इनका कारण मैंने आपको बताया, इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, और जो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका संरेखण, अलाइनमेंट एक ही दिशा में होता है। क्लॉकवाइज 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 होगा या एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा।
एक ही दिशा में संरेखण होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होंगे, ऐसा नहीं होता है। इसमें जितने इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाएंगे वो सब एक ही दिशा में अलाइनमेंट होता है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं Fe26, आयरन 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6, 4s2। ये मैंने अरेंज करके लिख दिया पहले इसको। वन एस, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d और 4s। इस प्रकार से अरेंजमेंट करने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से आता है। हालांकि इसको 4s2, 3d6 भी लिखा जाता है ऑफ बाउ सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो बच्चों इसमें जो आपका 3d है, 3d6, तो d उपकोष में कक्षकों की संख्या आपको पता है कितनी होती है, अभी बताया था 5 होती है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 6। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन कक्षकों में कैसे भरा जाता है? हुंड के नियम अनुसार। हुंड के नियम अनुसार कैसे? एक एक इलेक्ट्रॉन पहले सभी कक्षकों में भरते हैं, और जब सभी इलेक्ट्रॉन में एक इलेक्ट्रॉन, जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, तब फिर पीछे से इलेक्ट्रॉनों को डबल करते, यानी कि क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज भरता आता है। तो चलिए 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। भरने कितने? 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहां आता है। देखिए इसमें आपने क्या देख रहे हैं, इसमें आपके पास ये पहला जो यहां पर कक्षक है, इसमें केवल आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। नहीं तो आप क्या देख रहे हैं? 1 2 3 4। यहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितने हैं? 4, 4 हैं। तो आप देख रहे हैं कि लोहे में जब हम इसको देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं बच्चों? 4 आते हैं। और जितना भी आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मींस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत ज्यादा होगी, उस ठोस में चुंबकीय गुण उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, उसका चुंबकीय आघूर्ण उतना ही ज्यादा होता है। चुंबकीय आघूर्ण निकालने का जो फार्मूला है वो आप इससे देख सकते हैं। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन या कोई परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन कितने चुंबक की ओर आकर्षित हुए, उसका मान निकालना, ये कहलाता है चुंबकीय आघूर्ण। और इसको हम डिनोट करते हैं म्यू के द्वारा। तो इसको एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए, म्यू इज इक्वल टू √n × n+2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये इसकी इकाई होती है। तो क्या फार्मूला बताया चुंबकीय आघूर्ण का? चुंबकीय आघूर्ण म्यू इज इक्वल टू √n × n+2। और यहां पर जो स्मॉल n होता है ये उस परमाणु के अंदर जो ऊपर लिखा मैंने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि उस परमाणु के अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है वो यहां पर स्मॉल n होगी। तो जैसे अगर इस फॉर्मूले में मैं रखना चाहूं तो म्यू इज इक्वल टू, बोलिए स्मॉल n कितना होगा? अभी तो बताया नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 4। तो 4 × 4+2 यहां से सॉल्व करके आपका 4 × 6 या म्यू इज इक्वल टू √24 बोहर मैग्नेट्रॉन। यहां से आपका चुंबकीय आघूर्ण का मान इस फार्मूले के द्वारा आप निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जब आपको बताया जाएगा तो वहां भी इन फार्मूलों का यूज होता है। तो बच्चों अगर आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यदि कम होंगे तो यहां पर म्यू का मान कम आएगा, और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ते चले जाएंगे तो यहां पर म्यू यानी कि चुंबकीय आघूर्ण का मान उतना ही ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो अगर हम बात करते
पहले वाले में तो पहले वाला जो एग्जाम्पल आप ले रहे थे कौन सा, Cu2 प्लस एटॉमिक नंबर 29, तो इसमें आपने क्या देखा था बच्चों, इसमें देख रहे थे हम 3D9 4s0 इस प्रकार से। तो 3D9 के लिए क्या होगा, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलिए कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं बच्चों, 9। तो हम नियमानुसार भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो स्मॉल n कितना है, केवल 1। यहां पर स्मॉल n का मान 1 लेंगे तो म्यू इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 2। तो म्यू इज इक्वल टू 1 इंटू 1 प्लस 2, या म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 1 इंटू 3। तो म्यू इज इक्वल टू 3 अंडर रूट 3 बोहर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर इतना मान आता है और यहाँ पर अंडर रूट 24 आता है। तो आप साफ देख रहे हैं जब इसका हम ये वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ पर मान कम आएगा और यहाँ पर मान बहुत ज्यादा आएगा। तो इससे ये पता चलता है कि चुंबकीय आघूर्ण का मान जब कम होता है तो इसका मतलब उसका चुंबकत्व कम है, जैसा कि आप देख भी रहे हो। और इसमें साफ इसके इलेक्ट्रॉन से भी आप देख सकते हैं, वहां पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है, इसलिए चुंबकीय आघूर्ण भी कम आ रहा है। और यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिक है, इसलिए आपका यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण भी अधिक आएगा। तो बच्चों जो आपके लौह चुंबकीय ठोस होते हैं, लौह चुंबकीय ठोसों में क्या होता है, वो चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षित होते हैं। और प्रबलता से आकर्षित होने के साथ साथ जो मैंने बताया सबसे खास बात क्या है, उनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। इसी कारण से ये आपके चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से, बहुत तेजी से, प्रबलता से आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार के ठोसों को हम बोलेंगे लौह चुंबकीय ठोस। इसमें आप Fe देख सकते हैं, इसमें आप एग्जाम्पल के तौर पे आप करके देख सकते हैं Fe3+, इसको आप देखिए। Fe के बाद आपका आप कोबाल्ट देख सकते हैं 27, आप इसमें निकिल देख सकते हैं 28। तो ये सब के सब एग्जाम्पल आपके लौह चुंबकीय ठोसों में आते हैं। जैसे मैंने बताया Fe3+, तो आपका इसमें फेरिक होता है, इसको आप चेक करके देखिए। आपका कोबाल्ट CO27 होता है, इसको आप चेक करके देखिए। और आपका निकिल जो होता है 28, ये भी आपका लौह चुंबकीय ठोस में आता है। तो बच्चों ये 3 है, पहले अनुचुंबकीय ठोस, इसके बाद प्रतिचुंबकीय ठोस और लौह चुंबकीय ठोस। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये बहुत एग्जाम में आपके यहाँ आते हैं। तो इसको आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो आप इसको जल्दी से नोट करिए। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। चलिए बच्चों, लौह चुंबकीय के बाद जल्दी से चलते हैं प्रतिलोह चुंबकीय, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, एंटी फेरोमैग्नेट सॉलिड्स। ये क्या होते हैं बच्चों, प्रतिलोह, एंटी लोह चुंबकीय, एंटी फेरोमैग्नेट, मैग्नेटिक जो आपके सॉलिड्स होते हैं। अभी आप लोह चुंबकीय पढ़ रहे थे, लोह चुंबकीय में क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बहुत अधिक संख्या में थे। और जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका संरेखण एक ही दिशा में होता है, अधिक संख्या में होते हैं, उनका संरेखण, अलाइनमेंट एक ही दिशा में होगा, या तो वो क्लॉकवाइज ही होगा और या वो एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। तो ये लोह चुंबकीय था। लेकिन बच्चों प्रतिलोह चुंबकीय ठोस में क्या होगा, प्रतिलोह चुंबकीय ठोस में जो आपका अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों का जो अलाइनमेंट होगा वो समान संख्या में तो होगा, लेकिन विपरीत दिशाओं में भी होगा। कहने का मतलब ये हुआ, इसके अंदर जो आपके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, समान संख्या में क्लॉकवाइज और समान संख्या में एंटी क्लॉकवाइज। इस प्रकार से होगा। कैसे होगा आप देखिए, क्लॉकवाइज ये एंटी
ये यहाँ पर ऊपर है तो ये नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, फिर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ये ऐसे, ये चलिए ये इस प्रकार से कुछ होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, प्रतिलोह चुंबकीय में क्या देख रहे हैं हम लोग, लोह चुंबकीय में क्या था, अलाइनमेंट जो आपका इसका संरेखण था वो एक ही दिशा में था, या तो वो ऊपर की साइड या नीचे की साइड, एक ही प्रकार से। लेकिन यहाँ पर आपका ऊपर की साइड भी है और नीचे की साइड भी है। तो जब आपके इस प्रकार के ठोस होते हैं जिनमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें संरेखण बराबर परंतु विपरीत दिशा में, या ये कह लीजिए विपरीत दिशा में और बराबर संख्या में हो, तो वो ठोस होते हैं प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। इसमें क्या होता है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये आपका इसको चेक करिए, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे है, ऊपर नीचे, फिर ये नीचे हो गए ऊपर है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें दोनों दिशाओं में यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जितनी संख्या में आपके क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है उतनी ही संख्या में एंटी क्लॉकवाइज भी होंगे। दोनों समान संख्याओं में होंगे, और समान संख्याओं में होते हैं, समान संख्याओं में होने के कारण है, समान संख्या में उपस्थित है लेकिन विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या करते हैं, एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को या चुंबकत्व के गुण को निरस्त करने का कार्य कर देते हैं, जिससे इनमें चुंबकत्व का गुण बहुत कम होता है या नहीं भी रहता। दो चुंबकीय ठोसों की अपेक्षा ये बिल्कुल अलग होते हैं, उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसकी एक डेफिनेशन आप जरूर लिखिए, मैं लिखवाता हूं, लिखिए। जब बराबर संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में संरेखित होते हैं तो उनके चुंबकीय आघूर्ण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। ऐसे पदार्थों को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे मैंने बताया आपको, बराबर संख्या में होंगे लेकिन विपरीत होंगे। जबकि लोह चुंबकीय में क्या था, एक ही दिशा में थे, उनमें कोई विपरीत नहीं था। तो इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप नोट कर लीजिए, आपको याद ही रखने होते हैं। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड होता है, MnO2, चलिए MiO, FeO, MnO2 एक्सेट्रा। जिस प्रकार के ये सभी ठोस होंगे जिनमें समान संख्या में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में होते हैं, वो आपके कहलाते हैं प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। ये आपने नोट कर लिए होंगे। फिफ्थ, 5वां नंबर, लघु या फेरी चुंबकीय ठोस। ये 5th नंबर है, लघु या फेरी चुंबकीय ठोस। एक लाइन इसमें भी आप लिखिए, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित होती है तो उन्हें लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की असमान संख्या विपरीत दिशा में संरेखित होती है, अलाइनमेंट होता है। कैसे बच्चों, समझिए आप। फॉर एग्जाम्पल,
इस प्रकार से ये आपका दिशा ऊपर है, ये दिशा नीचे है, ये नीचे ऊपर है, और फिर ये इस प्रकार से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे हो सकते हैं जिनकी आपकी ऐसे नीचे हो सकती है, और फिर इस प्रकार से भी हो सकते हैं कि ऊपर हो। तो अब हम क्या देखते हैं, इसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन हैं, एक की दिशा ऊपर और एक की दिशा नीचे। इससे पहले वाले में क्या था, जो आपका प्रतिलोम चुंबकीय था, उसमें भी विपरीत दिशाओं में थे इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशाओं में थे, लेकिन समान संख्या में थे। जितने ऊपर की दिशा वाले थे उतने ही इलेक्ट्रॉन नीचे की दिशा वाले थे। दोनों की संख्याएं समान थी परंतु विपरीत। यहां पर क्या होता है, यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, संख्या उनकी अलग अलग होगी। जैसे इसमें देखते हैं, ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5, तो ये ऊपर वाले आपको कितने दिखते हैं, 5, यानी कि ऊपर का मतलब क्या कह सकते हो आप, सॉरी क्लॉकवाइज, CLOCK, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज कितने हैं इसमें, जिसकी दिशा ऊपर होती है क्लॉकवाइज होता है 5। चलिए नीचे की दिशा वाले, नीचे मतलब एंटी क्लॉक, 1 2 3, तो एंटी क्लॉकवाइज कितने पाए गए बच्चों, 3। तो क्या ये संख्या दोनों की बराबर हुई, जी नहीं, अलग है। यहां पर क्लॉकवाइज 5 है, एंटी क्लॉकवाइज 3। तो जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, विपरीत दिशाओं में हो, लेकिन असमान संख्या में हो, तो फिर वो कहलाता है लघु या फेरी चुंबकीय ठोस। जबकि इससे पहले वाले में हम क्या देख रहे थे, जितने आपके क्लॉकवाइज थे उतने ही आपके एंटी क्लॉकवाइज थे। क्लॉकवाइज यहां पर 3 है तो एंटी क्लॉकवाइज भी 3 ही है। तो जब ये दोनों की संख्या समान हो, विपरीत दिशाओं में हो लेकिन समान हो, तो फिर वो होते हैं कौन, प्रतिलोम चुंबकीय। और जब ये विपरीत दिशाओं में हो लेकिन की संख्या समान हो, जैसे मैंने बताया क्लॉकवाइज 5 आए और एंटी क्लॉकवाइज 3 आए, तो फिर ये होते हैं लघु या फेरी चुंबकीय ठोस। तो बच्चों 2 मिनट में मैं इनको आपको वापस रिवाइज करा देता हूं, आप ध्यान से देखिए। इनके एग्जाम्पल भी आप 1-2 लिखिए जल्दी से। एग्जाम्पल Fe3O4, Fe3O4 Mg Fe2O4 एक्सेट्रा। ये इनके ज्यादा एग्जाम्पल नहीं है, 1-2 एग्जाम्पल इनको आपको याद करना है। तो ये होते हैं लघु या फेरी चुंबकीय ठोस। आइए एक बार इनको मैं रिपीट कर देता हूं। पहले थे बच्चों अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय में क्या बताया था, जो क्या होंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर दुर्बल रूप से आकर्षित होते हैं। आकर्षित क्यों होते हैं, क्योंकि उनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें होता है वो आपका अनुचुंबकीय होगा। जैसे 3D9 हम देख रहे थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था। तो जब इसमें एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर हुआ तो वो आपका कहलाएगा अनुचुंबकीय ठोस, जैसे कि मैंने आपको क्यूप्रिक के केस में ये समझाया था। इसके बाद आपका था बच्चों प्रतिचुंबकीय ठोस। तो प्रतिचुंबकीय में क्या था, आपने देखा था क्यूप्रस, Cu के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज, तो वही 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो 3D10 रहता है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन अयुग्मित नहीं है, इस वजह से ये आपका चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, अर्थात ये कहलाते हैं प्रतिचुंबकीय ठोस। इसके बाद लोह चुंबकीय में क्या बताया था बच्चों, लोह चुंबकीय ठोस
लोह चुंबकीय ठोस क्या होते हैं? जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर तेजी से आकर्षित होते हैं, उन्हें हम लोह चुंबकीय ठोस कहते हैं। और इनकी खास बात क्या थी बच्चों? कि इनमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है। यहाँ देख रहे थे हम एक ही इलेक्ट्रॉन है अयुग्मित, लेकिन लोह चुंबकीय में इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, जैसा कि मैंने Fe26 के केस में आपको दिखाया। लोहा 26 या निकिल 28 या कोबाल्ट 27, इनको आपको एग्जाम्पल में नोट कराए थे। और इसमें ये भी खास बात होती है कि लोह चुंबकीय ठोस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका संरेखण, उनका अलाइनमेंट एक ही दिशा में होता है, यानी कि ये तो सारे इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होंगे या सारे इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होंगे और बहुत ज्यादा संख्या में होते हैं। तो ये होते हैं आपके लोह चुंबकीय ठोस। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया प्रतिलोह चुंबकीय ठोस। प्रतिलोह चुंबकीय ठोसों में क्या खास बात होती है बच्चों? उसमें मैंने बताया था आपको कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत दिशाओं में होते हैं, लेकिन समान संख्या में होते हैं। समान संख्या का मतलब जितने आपके क्लॉकवाइज होंगे उतने ही एंटी क्लॉकवाइज होंगे। समान संख्या में परंतु विपरीत। क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। अगर ऐसा है तो वो होता है प्रतिलोह चुंबकीय ठोस, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तो उससे क्या होता है? एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को निरस्त कर देते हैं। इनमें लोह चुंबकीय ठोसों की के जैसा चुंबकत्व का गुण नहीं होता है। इसके बाद लास्ट मैंने आपको बताया फिफ्थ क्या थे बच्चों? फेरी चुंबकीय। फेरी चुंबकीय में भी इलेक्ट्रॉन आपके विपरीत दिशा में होंगे, लेकिन असमान संख्याओं में होंगे। जितने इलेक्ट्रॉन वहां पर आपके युग्मित क्लॉकवाइज होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज नहीं होंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। क्लॉकवाइज की संख्या यदि आपकी 5 है तो एंटी क्लॉक की संख्या 4 है, 3 है, 2 है, अलग संख्या होगी। एक संख्या दूसरी संख्या से मैच नहीं करेगी, तो उनको बोलेंगे लघु या फेरी चुंबकीय ठोस। तो बच्चों ये पांचों प्रकार के ठोस मैंने आपको बताए और समझाए, इनको आप ध्यानपूर्वक समझिए। और जैसा मैं हर बार आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को राजीव सैनी, जो आपका ये YouTube का चैनल है, आपके टीचर का आपका ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब सब बच्चे जरूर करें। कुछ बच्चे अभी भी नहीं सब्सक्राइब कर रहे तो वो भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें। और जैसा कि मैंने बताया ये नंबर, मोबाइल नंबर मैंने लिख दिया है। जो बच्चे बाहर के हैं उन्हें नोट्स उपलब्ध नहीं हो रहे तो इस नंबर को वो सेव कर लें और वहां पर मुझे बताएं कि कौन से टॉपिक के नोट्स की आपको आवश्यकता है। मैं प्रयास करूंगा कि वो नोट्स मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकूं। तो बच्चों उम्मीद है ये आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। आप इसमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मेहनत से इस पढ़ाई को करिए। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करता हूं। अगली वीडियो लेकर के फिर आपके सम्मुख आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।